अब आनंद टंडन के पास चलते हैं और जानते हैं उनसे कि वो इस मार्केट में अब क्या रुख अपना रहे हैं। आनंद जी, गुड आफ्टरनून। पिछले कई सालों में जो हमारी कॉन्वर्सेशन हुई है, आपकी एक दिक्कत रही थी कि मार्केट में वैल्यूएशंस काफ़ी महंगी थी, खासतौर से मिड और स्मॉल कैप में। क्या एटलीस्ट इस वॉर की वजह से अब मार्केट वापस इन्वेस्टेबल हो गई है, और आपका अब क्या नज़रिया रहेगा? देखिए, अगर आप हिस्टोरिक नंबर्स के हिसाब से चलें, हिस्टोरिक मतलब ये कि वॉर से पहले जो नंबर्स लोग लेके चल रहे थे, तो उसके हिसाब से तो डेफिनेटली अगर आप देखें तो 28 के अर्निंग्स के हिसाब से अब बाजार शायद 18 के आसपास आ चुका है, विच इज डेफिनेटली इन्वेस्टेबल नंबर। इसका मतलब ये नहीं कि यहाँ से और नहीं गिर सकता, बट आपको कभी तो ट्रिगर दबाना पड़ेगा, तो यहाँ से आप बिल्कुल निवेश कर सकते हैं। प्रॉब्लम सिर्फ एक ही है कि वॉर के कारण कितनी गिरावट आएगी अर्निंग्स के एस्टिमेट में, ये अनुमान करना अभी फिलहाल मुश्किल है। ये आप ध्यान रख के चलें कि प्रेसिडेंट साहब यूएस के जो भी बोलते रहे, जब तक तेल और गैस वापस स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से बिना कोई खतरे के चलना शुरू नहीं होता है, तब तक सिचुएशन नॉर्मल नहीं हुई है। और अगर ज्यादा दिन तक ये चलता रहा तो उसमें आपको एस्टिमेट सबके कम होना शुरू हो जाएंगे, क्योंकि ऑलरेडी कुछ हद तक कम हो जाएंगे। काफी डिस्ट्रक्शन हुआ है, डिले हुआ है, और डिस्ट्रक्शन जो हुआ है इंफ्रास्ट्रक्चर में, उसको सेटअप ठीक करने के लिए आपको कई महीने लग सकते हैं। तो इसके कारण इस साल का जो अर्निंग्स है वो आप समझ के चलिए कि कुछ ना कुछ उसमें आहत आएगी। कितनी आएगी, जैसे मैंने कहा, इस वक्त अनुमान लगाना मुश्किल है। फिर भी अगर आपके पास 100 रुपए थे बाजार में डालने के लिए, इक्विटी में स्पेशली, तो इस वक्त मेरा मानना है कि आप 15 से 20% उसमें से डालना शुरू कर सकते हैं। ओके, नमस्कार सर, वीरेंद्र बोल रहा हूँ। 15 से 20% डिप्लॉयमेंट आपने कहा, तो इस डिप्लॉयमेंट को आप कहाँ पे करना चाहेंगे? कहाँ आपको ज़्यादा कन्विक्शन है, जहाँ से इस वॉर के जो इम्पैक्ट हैं वो भी कम विजिबल हों? हालांकि इम्पैक्ट तो हर जगह होगा सर, लेकिन फिर भी कम हो, लेकिन उससे स्ट्रॉन्ग आपको ग्रोथ प्रोजेक्शन नज़र आ रहे हो सर। आपका कंफर्ट कहाँ पर है बाइंग में? देखिए, दो चीजें हैं। एक तो जहां पर आपको सबसे ज्यादा गिरावट नजर आई है, जैसे कि फ्रंटलाइन बैंक्स में, अभी फिलहाल मैं ये मान के चल रहा हूँ कि एचडीएफसी जैसे बैंक में कोई प्रॉब्लम नहीं। तो जो जिस तरह की आपने देखे गिरावट, भले वो एचडीएफसी हो या कोई और भी फ्रंटलाइन बैंक हो, तो अगर आप ये समझ के चलें कि बाजार फिर से नॉर्मल स्थिति में आ जाता है, तो यहाँ पर आपको खरीदारी काफी सस्ते में मिल रही है। बाकी क्षेत्र जो है, मेरे हिसाब से आपको एक थोड़ा सा डोमेस्टिक कंजम्पशन से निकल के ओवरसीज जाके देखना पड़ेगा कि आपका एक्सपोर्ट कहाँ पे सबसे ज्यादा फायदेमंद हो सकता है, क्योंकि रुपये इतना गिर चुका है कि यहाँ से आपके मार्जिन थोड़े से कुछ ना कुछ तो बढ़ेंगे ही। और उसके साथ साथ क्योंकि हमारा स्पेशली जैसे फार्मा क्षेत्र है, वो एक तो ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा, और सेकेंडली उसके साथ साथ जो पाइपलाइन है ड्रग्स की, वो फिर से काफी तगड़ी हो गई जेनरिक में। तो उसके कारण फिर से जो एक्सपोर्ट काफी दिन तक लोग देखना बंद कर चुके थे और ज्यादातर डोमेस्टिक पे सप्लाई पे देख रहे थे, मेरे हिसाब से कंपनियां जो एक्सपोर्ट करती हैं जेनरिक्स में, स्पेशली जो सेमाग्लूटाइड जैसी नए ड्रग्स आए हैं ऑफ पेटेंट, उसमें आपको काफी इस साल और अगले साल फायदा होने की उम्मीद है। तो फार्मा एक और क्षेत्र रहेगा जहां पर मेरे हिसाब से पैसे बन सकते हैं। ये सर एलएनटी पे आपका टेक क्या है? नो डाउट कि आपका जो ये वॉर जोन है उसी में एक सब्सटेंशियल एक्सपोजर है, बट सिंस अभी हम बात ये कर रहे हैं कि अगर जितना भी डैमेज हुआ है मिडिल ईस्ट में, उसकी रीबिल्डिंग की प्रोसेस आज नहीं तो कुछ समय बाद शुरू होगी। इनका और एग्जिस्टिंग आप देखें जो इस वक्त पोर्टफोलियो है उसको भी रिजम्पशन होगा। एलएनटी को आप रीड कैसे कर रहे हैं? आई मीन अच्छा खासा 17-18% का हाई लेवल से रिट्रेसमेंट है वर्सेस आई थिंक लास्ट मंथ हाई। तो एलएनटी में देखिए, दो चीजें हैं। एक तो अगर आप कंस्ट्रक्शन और इंजीनियरिंग के हिसाब से देखें तो उसका कोई उसके तुलना में और कोई कंपनी इंडिया में है नहीं। तो आपको डिफॉल्ट उसको, अगर उस से क्षेत्र में आपको एक्सपोजर चाहिए, तो आपको एलएनटी लेके रखना पड़ता है। लेकिन एक प्रॉब्लम एलएनटी में ये आ गई है कि उसमें काफी हद तक वैल्यू जो है उनकी सब्सिडरीज से आती है, और वो सब्सिडरीज जो ऐसे क्षेत्र में है जहां पर फिलहाल थोड़ा सा व्यू बनाना मुश्किल हो रहा है कि टेक्नोलॉजी में क्या हो रहा है, तो उसके कारण कुछ हद तक आपको उसमें डिस्काउंट देना पड़ेगा, क्योंकि जब तक ये नहीं क्लियर हो जाता है कि टेक्नोलॉजी में आपको यहाँ से बढ़त मिलेगी कि नहीं, कितनी वॉल्यूम ग्रोथ होगा, एटलीस्ट ये नहीं मैं मानता हूं कि आपको एकदम क्लैरिटी मिल जाएगी, लेकिन आपको ये देखना जरूरी है कि ग्रोथ इंडियन कंपनी सस्टेन कर पाती हैं अगले 3 से 6 महीने में कि नहीं। और
क्योंकि उसका काफी हद तक प्रभाव पड़ता है एलएनटी के शेयर प्राइस पे। तो एलएनटी में अपसाइड थोड़ा सा मेरे हिसाब से कैप्ड है। जैसे मैंने कहा, आपको पोर्टफोलियो अगर आप देखेंगे तो आपको रखना ही पड़ेगा, क्योंकि इंजीनियरिंग में और कोई कंपनी उस तरह की है नहीं जो जिसका इतना वाइड एक्सपोजर हो। ओके, चलिए बात होगी एलएनटी की। एक और आपसे सवाल पूछना चाहूँगा एशियन पेंट्स पर। 52 वीक लो लगाया कल इसने, लेकिन आज जो प्राइस हाइक की अनाउंसमेंट हुई, क्या कहीं ना कहीं एक सेंस बन रही है कि वर्स्ट ऑफ द कंपटीशन इज ओवर और अब कंपनियां, अब हर कोई इनकम्बेंट की तरह बिहेव करे शायद? देखिए, इनकम्बेंट की तरह तो नहीं बिहेव करेंगे, क्योंकि मार्केट शेयर जब तक ठीक से सेटल नहीं होगा तब तक मेरा मानना यही रहेगा कि जो वेल फंडेड कॉम्पिटिटर्स नए आए हैं वो मार्केट शेयर बढ़ाने की कोशिश करते रहेंगे। लेकिन इतना जरूर है कि प्राइस बढ़ाने से उनको थोड़ा सा फायदा हो सकता है या कुछ राहत आ सकती है उनके रॉ मटेरियल प्राइसेस जो जिसमें इजाफा हुआ होगा। लेकिन ये इंडस्ट्री वाइड है, तो बाकी लोग को भी प्रॉब्लम होगी, उनको भी बढ़ाना पड़ेगा। तो एक तरफ ये है कि डिमांड कहाँ जा रही है अगेन, क्योंकि प्राइस एशियन पेंट्स के समय जैसे आपने कहा 52 वीक लो के आसपास है, तो हो सकता है यहाँ से आपको टेक्निकल बाउंस मिले। लेकिन कितना ऊपर जा सकता है, मेरा अभी भी ये व्यू है कि कंपटीशन तगड़ा रहेगा। और मेरा ये मानना है कि कंज्यूमर डिस्क्रिशनरी इस साल उतने पॉजिटिव नहीं रहेंगे जितना लोग अनुमान लगा रहे हैं। तो इस पे मैं थोड़ा सा न्यूट्रल की तरफ हूँ। और सर, कैपिटल मार्केट थीम में इस बात के मद्देनज़र कि अगर आप वर्स्ट फेज जो पिछले 4 महीने के रहे हैं, मीन अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, और आप इनफैक्ट इन रिसेंट मंथ्स को जोड़ लीजिए, लेकिन एसआईपी जो इनफ्लो है वो उस पर कोई डेंट नहीं है, नो डैमेज व्हाटसएवर। आप कैपिटल मार्केट थीम के अंतर्गत एक्सचेंजेस को लेंगे या फिर डिपॉजिट्स को लेंगे या फिर एएमसीज, किस पे फोकस करेंगे आप इस वक्त? एक तो मैं कैपिटल मार्केट थीम से थोड़ा सा अलग ही रहूंगा। जैसे आपने कहा, अभी बहुत ही कोई खास गिरावट नहीं आई है इस क्षेत्र में, वॉल्यूम अभी भी काफी हाई है। और इसका मतलब ये है कि बाजार में अभी भी उम्मीद यही है कि वही जिस तरीके से और जिस तेजी से बाजार चला है वो बरकरार रहेगा, जो कि थोड़ा सा, जैसे कि मैंने कहा, रिएक्शन हो सकता है यहाँ से कि काफी बाजार गिरा है, लेकिन वी आर नॉट आउट ऑफ द वुड्स। तो एक तो वो है। दूसरा, अगर आपको लेना ही है तो 2 तरीके हैं इसको प्ले करने के मेरे हिसाब से। एसेट गैदरिंग कंपनियां जो हैं वो बेस्ट पोजीशन रहती हैं, या तो वेल्थ मैनेजमेंट प्लेस, बैंक्स, और अगर आपको खाली एसेट मैनेजमेंट में फोकस करना है तो इंश्योरेंस कंपनीज, क्योंकि इसमें अगर आप एक बार डाल देते हैं तो फिर इससे निकल नहीं सकते, तो इसका बड़ा सस्टेन्ड ग्रोथ रहता है। बाकी कंपनियां जो हैं, स्पेशली ब्रोकिंग और टू सम एक्सटेंट इंफ्रास्ट्रक्चर कंपनीज, वो टोटल वॉल्यूम के ऊपर डिपेंड करती है, तो इसलिए उसमें वॉलेटिलिटी थोड़ी ज्यादा रहेगी। अब ये जरूर है कि क्योंकि एक एक्सचेंज शायद लिस्टिंग की तरफ आए तो इसलिए आपको फिर से कुछ फर्क पड़ जाए, बट अदरवाइज मुझे नहीं लगता कि आपको कोई आउटसाइड रिटर्न इस लेवल से मिलेगा। ओके, आउटसाइड रिटर्न आईटी में मिलेगा क्या, खासतौर से लार्ज कैप आईटी में इन वैल्यूएशंस पर? यहाँ वैल्यूएशन छोड़िए, कुछ केसेस में प्राइस कोविड के लेवल पे पहुंच गए। बट अनुज, आप ये देखिए कि आज के दिन भी जो अनुमान है, फॉर एग्जांपल आप टीसीएस लेके चले तो उसका जो अर्निंग्स ग्रोथ है, अगर आप गूगल के साथ कंपेयर करें तो उसमें आधी अर्निंग्स ग्रोथ है और कम से कम 40% प्रीमियम अभी भी है। तो ऐसा नहीं है कि कोई बहुत ज्यादा सस्ते हो गए, गिवन द कॉन्टेक्स्ट। यहाँ हिस्टोरिक अर्निंग्स के हिसाब से सस्ते हैं, लेकिन उनकी अर्निंग्स खुद ही प्रभावित है। और ये इस समय अनुमान लगाना मुश्किल है कि कब तक रहेगी। हालांकि अभी जो लेटेस्ट फिगर जो आ रहे हैं कि रिक्रूटमेंट अभी भी जारी है, लेकिन फ्रेश रिक्रूटमेंट उतनी जारी नहीं है। बनस्बत ऐसे कि जो लोग थोड़े से एक्सपीरियंस्ड हैं उनकी रिक्रूटमेंट जारी है। तो इसका कितना प्रभाव पड़ेगा और उसमें मार्जिन का कितना फर्क पड़ेगा, ये अभी एटलीस्ट मेरे पास कोई अनुमान लगाने का तरीका नहीं है। तो मैं इस सेक्टर पे भी अभी फिलहाल थोड़ा सा अंडरवेट हूं। लेकिन जैसे मैंने कहा, क्योंकि रुपये इतना गिर चुका है तो आपको यहाँ पे भी थोड़ी बहुत करेक्शन आपको ऊपर की तरफ मिल सकती है। सर, आप एचडीएफसी बैंक में इन्वेस्टेड लोगों को क्या मैसेज देंगे? देखिए, एक धड़ा तो ये कह रहा है जनाब, इतने बड़े प्राइस डैमेज के बाद, एंड इट्स राइट नाउ इट्स विटनेसिंग F2 सेलिंग, ठीक है, बट एक इशू हुआ, एक लीडरशिप अगर आप देखें तो यहाँ से एग्जिट हो गई, और उसके बावजूद मतलब हो जाता है तो जो टिप्पणी कर गई वो एक प्राइस डैमेज देखे गया। एफआईएस की सेलिंग अलग बात है। और दूसरी बात है, अगर आप कंपैरिजन करें लास्ट 2 साल में, आपने फेडरल बैंक में, आपने एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक में एक लोअर बेस पे अच्छा पैसा बनाया,
उस समय HDFC बैंक बिल्कुल शांत रहा और एक प्राइस डैमेज भी हुआ। तो ऑल इन ऑल बीता एक साल HDFC बैंक के इन्वेस्टर्स के लिए अच्छा नहीं रहा। इस प्राइस पे आपका टेक क्या HDFC बैंक पे? देखिए, जैसे मैंने कहा शुरुआत में ही कि अगर कोई और उसमें प्रॉब्लम नजर नहीं आती और फिलहाल चेयरमैन के एक स्टेटमेंट के अलावा, जो निकलते हुए चेयरमैन थे उनके एक स्टेटमेंट के अलावा उन्होंने कोई ये साफ टिप्पणी नहीं करी है कि उनको क्या प्रॉब्लम नजर आ रही है, तो मैं ये मान के चलूंगा कि फिलहाल देयर इज नो प्रॉब्लम। अगर प्रॉब्लम नहीं है तो 5 साल, 1 साल क्या, 5 साल से HDFC बैंक ने कुछ नहीं किया है शेयर प्राइस के हिसाब से। तो डेफिनेटली मेरा उनके ऊपर अभी भी भरोसा यही रहेगा कि एटलीस्ट वो अर्निंग्स ग्रोथ जो है क्रेडिट ग्रोथ से थोड़ा सा बढ़ के ही करेंगे। अगर क्रेडिट ग्रोथ वापस 13-14% के आना शुरू हो गई, जो कि अभी दिख रहा था, उनके पास कंस्ट्रेंट था क्योंकि वो ग्रोथ नहीं कर पा रहे थे मर्जर के बाद से, अब वो कंस्ट्रेंट चला गया है। तो अगर वो आप समझिए कि आपको 13-14% की भी बढ़त अगर क्रेडिट में आती है, तो अगर HDFC बैंक 1% भी उससे बढ़ाता है तो भी 5 साल में पूरा बैंक डबल हो जाता है। और एक क्योंकि पिछले 5 साल में नहीं हुआ है तो आपको वैल्यूएशन और आधी हो जाएगी यहाँ से, अगर दाम यहीं रहा तो मेरा मानना ये है कि अगर आपको काफी वैल्यू, लो वैल्यू पे इस वक्त लीडिंग फ्रेंचाइज मिल रही है, ऐसा नहीं है कि आप बहुत महंगा रेट पे कर रहे हैं, तो मैं तो इस वक्त फ्रंटलाइन बैंक्स पे पॉजिटिव हूँ। ओके सर, बहुत बहुत शुक्रिया, आप इस बातचीत में शामिल हुए, सभी सेक्टर्स पे अपना टेक आपने हमारे साथ शेयर किया, अपना व्यू दिया। बहुत बहुत शुक्रिया इस कार्यक्रम में शामिल होने के लिए। निकट भविष्य में आपसे फिर होगी मुलाकात, बातचीत।